नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे गांधी जी के बताए रास्ते की, और मैं लगातार ये हम चला रहे हैं कि राजनीतिक दलों के लिए कितने प्रासंगिक रह गए। गांधी एक वो सॉल्यूशन है, या कहें कि उनकी विचारधारा जिसमें सबसे बड़ी बात अहिंसा की जो रही, वह एक सॉल्यूशन इस मायने में कि आज जिस तरह से होड़ मची हुई है, उस होड़ में अगर आप कहीं परेशान हैं तो हिंसा का रास्ता नहीं, अहिंसा का रास्ता है। लेकिन यहां मैं आज जिस मुद्दे पर लेकर के जाना चाहूंगा, उसमें सोनिया गांधी का एक विरोधियों पे, वर्तमान सरकार पे, जो उन्होंने कहा कि कुछ लोग लोकतंत्र को गुमराह कर रहे हैं, सीधा निशाना मोदी सरकार पे रहा। उन्होंने कहा कि गांधी का नाम लेना सहज है, लेकिन उनके सिद्धांतों को अपनाना बहुत कठिन है। आज वर्तमान में यही देखा जा रहा है, ये मुल्क गांधी का है, लेकिन इससे आरएसएस का प्रतीक बनाया जा रहा है, जो बहुत ही गलत है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए आपको मैं मजमून दिखाता हूं, और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। देखें मजमून। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि गांधी का नाम लेना आसान है, लेकिन उनके रास्ते पर चलना आसान नहीं। कांग्रेस की पदयात्रा के समापन पर सोनिया गांधी ने कहा कि कुछ लोग देश को आरएसएस का प्रतीक बनाना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश की नींव में गांधी के विचार है। सोनिया गांधी ने दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस दफ्तर में निकलकर राजघाट पहुंची और कांग्रेस की पदयात्रा के समापन पर ये बात कही। गांधी जी का नाम लेना तो आसान है, लेकिन उनके रास्ते पर चलना आसान नहीं है। गांधी जी का नाम लेकर भारत को उन्हीं के रास्ते से हटकर अपनी दिशा में ले जाने की कोशिश करने वाले पहले भी कम नहीं थे। गौरतलब है कि देश में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर भाजपा ने भी गांधी के विचारों के प्रति लोगों को जागरूक करने की संकल्प यात्रा निकाली है, तो कांग्रेस ने भी कई सघन कार्यक्रम किए हैं। लेकिन कांग्रेस का आरोप रहा है कि भाजपा गांधी के नाम का आगामी चुनावों को देखते हुए दुरुपयोग कर रही है। गांधी के देश में जो इन प्रकार की हरकतें कर रही बीजेपी, आरएसएस, फिर गांधी का नाम लेने को अधिकार है क्या? नैतिक अधिकार है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि स्वच्छता, जल संरक्षण और प्लास्टिक पर बैन को लेकर ये यात्रा निकाली जाएगी। उधर गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत अपनी कुर्सी को बचाने की जुगत में लगे हैं। कांग्रेस महज गांधी जी के नाम के नारे लगाती है। उधर पूनिया ने कांग्रेस राज में हुए तबादलों पर भी निशाना साधा। उनको गांधी जी की फिक्र कम है, उनको कुर्सी की फिक्र ज्यादा है। उनको लगता है कि संघ को और भारतीय जनता पार्टी पर बयानबाजी करके शायद उनको कोई पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए, शायद उनकी कुर्सी बची रहे, क्योंकि यदि संघ के खिलाफ कहेंगे तो उनका आलाकमान खुश होगा, और आलाकमान खुश होगा तो उनकी शायद कुर्सी बची रहे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो बयानबाजी है बेबुनियाद है। गांधी इस बार के चुनावी फेज में सियासी एजेंडा न होते हुए सियासी उठापटक मचाते नजर आ रहे हैं। हालांकि अहिंसा के इस मास्टरमाइंड की लाठी की धमक इस बार 2 राज्यों और 18 विधानसभाओं के उपचुनाव में सुनने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जंटी। तो चले, आपने देखा मजमून, और हर कोई कह रहा है कि हमारे सिद्धांत गांधी के हैं, गांधी के सिद्धांतों को हम अपना रहे हैं। चले, यही लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गांधी विचारक अरविंद भारद्वाज साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर चंदेल साहब हमारे साथ में हैं, भाजपा नेता वीरेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं भारद्वाज साहब आपके पास आना चाहूंगा और जानना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी ने एक बात कही है कि गांधी का मुल्क है, इसकी पहचान गांधी के सिद्धांतों से, गांधी से है, लेकिन आज इसे आरएसएस का प्रतीक बनाया जा रहा है। उनका सीधा हमला बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार पे था। आप पे कितना सहमत है इससे? देखिए, जहां तक सोनिया जी का सवाल है, वो कांग्रेस विरासत को आज की तारीख में रिप्रेजेंट करती हैं, और उनका मतलब यह है कि गांधी, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगर अपन देखें तो आज मजबूरी का नाम महात्मा गांधी के रूप में वो लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर मोहन भागवत ने भी आज गांधी जी पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और यही नहीं बल्कि डॉक्टर हेडगेवार का भी एक कथन उन्होंने एक उल्लेखित किया है, साथ ही के अंदर आज मुख्य पृष्ठ पर अखबारों में आया है
लेकिन इन्होंने बीच की एक कड़ी गोलवलकर जी को भूल गए। गोलवलकर जी के समय से, जब से उन्होंने संघ को संभाला, उन्होंने एक नीति का प्रयोग किया कि जब तक हम रिएक्शन नहीं करेंगे तो उसका एक्शन नहीं होगा। और गोलवलकर जी के जमाने से, डॉक्टर हेडगेवार के बाद से, जब के माधवराव सदाशिवराव गोलकर ने संघ के नेतृत्व को संभाला, तब से उन्होंने एक मुस्लिम विरोधी और गांधी विरोधी रवैये को अपना मुहिम बनाया। और यही कारण था कि उन्होंने एक रिएक्शनरी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नीचे ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं के मन में इस तरह का रोष भरा कि गांधी इस देश के शत्रु हैं, गांधी जी की वजह से देश के दो टुकड़े हुए हैं, गांधी जी ने भगत सिंह को फांसी के अंदर किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। लेकिन आज जब सत्ता उनके पास में आ गई है तो वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी के मुहावरे प्रसिद्ध होते हैं। और यही कारण है कि वो लोग गांधी जी के ऊपर आज अपनी एक प्रयोग कर रहे हैं कि शायद उनकी सत्ता को बचा सके। चलिए धर्मवीर जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। सोनिया गांधी को मैंने लंबे समय बाद में एक आक्रामक मूड में देखा है। उनका यह कहना था कि लड़ाई कितनी भी लंबी हो, अगर इरादे मजबूत होते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। यही गांधी की सोच थी। लेकिन आज लोकतंत्र को हाथे पे रख करके, तमाम शक्तियों को अपनी मुट्ठी में बंद करके एक तानाशाह प्रवृत्ति की जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र का उससे खतरा है और गांधी कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। देखिए, मेरा मानना है कि गांधी के दर्शन को इस देश की सियासत ने समझा ही नहीं। गांधी तो 1947 से पहले ही भारतीय राजनीति से अप्रासंगिक हो गए थे। जब देश को आजादी मिली तो गांधी दिल्ली के तख्त पे नहीं थे, दिल्ली में नहीं थे। गांधी पश्चिम बंगाल में नोआखली के दंगों में हिंदू मुस्लिम जो विवाद था उसको शांत करा रहे थे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस देश के हर कण में गांधी है। गांधी की विचारधारा को अपनाकर ही हम शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। मैं एक बात कहूंगा, जब गांधी की 150वीं जयंती इस मुल्क में मनाई जा रही थी, वो सन 1969 था। तब सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। उस दौर में जिन लोगों ने देश में आजादी के संघर्ष में योगदान दिया था वो सब चले गए थे, दूसरी पीढ़ी हुकूमत में थी। उस दौर में जब खान अब्दुल गफ्फार खान इस देश की धरती पर उतरते हैं तो कहते हैं कि मुझे उस गांधी के बना हुए भारत को दिखाइए कि आखिर गांधी ने इसमें क्या गढ़ा है जो पाकिस्तान नहीं गढ़ पाया। आखिर इस मुल्क में गांधी ने कौन सी तामीर की है जिसको करने में पाकिस्तान से कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो आजादी के अधिक समय नहीं गुजरा था, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, वो भी दिल के किसी कोने में इस कसक को लेकर गए थे कि कहीं न कहीं गांधी का जो दर्शन था, गांधी का जो फलसफा था, वो चंद सालों बाद ही उससे सत्तारूढ़ पार्टी ने, इस देश के लोगों ने, आवाम ने किनारा करना शुरू कर दिया था। मैं यहां जोर देकर कहना चाहूंगा कि यदि गांधी की फिलोसफी को हम मानते, उस पर चलते, तो निश्चित रूप से भारत का आज स्थिति कुछ और होती। आज दुर्भाग्य है, इस देश के लोगों ने गांधी को बहुत कम पढ़ा है, गांधी को बहुत कुछ समझा है, जबकि दुनिया आज गांधी को विश्व अहिंसा के प्रवर्तक के रूप में देख रही है। मैं यहां एक जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस विश्व में यदि भारत को लोग जानते हैं तो महात्मा बुद्ध के रूप में जानते हैं कि एक बुद्ध ने इस धरती पर जन्म लिया था। दूसरे व्यक्ति गांधी हैं जिसको अवाम इस रूप में जानता है, पूरी दुनिया का अवाम, कि एक ऐसा व्यक्ति यहां ने जन्म लिया था जो तन से नंगा, पेट से भूखा, वो समाज से तिरस्कृत था, लेकिन उसने आजादी की जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रही बात सोनिया जी के बयान की, तो मैं कहना चाहूंगा कि गांधी आज एक मुहावरा बन गए हैं। कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, गांधी के नाम पर सत्ता प्राप्त करना ही उनका लक्ष्य रह गया है। ये कहा जा सकता है कि अक्सर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, उनको गांधी एक वोट बैंक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यदि गांधी के सिद्धांतों को कांग्रेस ने अपनाया होता तो देश की तस्वीर न होती। गांधी कहते थे कि सत्य अहिंसा उनका मूल दर्शन था। उन्होंने ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें हाथ न आजमाया हो, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें गांधी ने विचार व्यक्त न किया हो, लेकिन लगता है कि सत्ता प्राप्त करना ही देश के लोगों का मुख्य लक्ष्य रह गया है।
वो चाहते हैं कि एन केन प्रकरण कोई सी पॉलिटिकल पार्टी हो, सत्ता चाहिए। और बहुत कम समय गुजरा है, हम गांधी की 150 जयंती मना रहे हैं, लेकिन गांधी के दर्शन को वापस नए सिरे से पढ़ने की, समझने की, जानने की आवश्यकता है, क्योंकि गांधी किसी वोट का नाम नहीं है। और मैं इस पर सख्त ऐतराज जताता हूं कि गांधी मजबूरी का नाम भी नहीं है, क्योंकि गांधी एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने उस अंग्रेजों का सूर्य इस देश से अस्त करा दिया था, जिनके बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। बिल्कुल। और ये वही रास्ता था गांधी का कि जिसके लिए कहा जा सकता है कि ये माना जाता था कि ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, लेकिन उन्होंने ईंट और पत्थर दोनों का जवाब भी अहिंसा के रास्ते से दिया और एक बड़ा योगदान आजादी में रहा। अंग्रेजों ने इस बात को माना कि अहिंसा का एक रास्ता ऐसा है। और बात यही की नहीं है, उन विकसित राष्ट्रों के काफी ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने अपनाया है कि गांधी अपने आप में एक वो जीवन शैली है कि जिसे अपनाना चाहिए। अभी हाल ही के अंदर आप देखिए बराक ओबामा, जिन्होंने कहा कि मुझे प्रेरणा गांधी से मिली कि हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए, तो अंदाजा लगाना चाहिए कि जब दुनिया के लिए कितने प्रासंगिक हैं तो हमारे लिए गांधी कितने महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि जैसे अभी धर्मवीर जी ने कहा कि हर कण हर जगह गांधी हमेशा प्रासंगिक थे और रहेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जिस तरह से मार्ककाट का विकास चल रहा है, उसमें एक रास्ता अहिंसा का ही लास्ट में होगा। जो आज परमाणु संपन्न राष्ट्रों चाहे विकसित राष्ट्रों, केवल बस एक होड़ मची हुई है। वो मैं एक छोटा सा एक आप लोगों को देना चाहूंगा कि अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि किसी को आपने गोली मार दी या किसी ने थप्पड़ मारा तो आपने उसके लठ जड़ दिया, बिल्कुल नहीं है। हम किसी से बात कर रहे हैं, चाहे उदारीकरण के रास्ते की बात हो या फिर हम ट्रेड में हो या किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन में हो, अगर वहां आपने किसी को थोड़ी हानि पहुंचाने की कोशिश करें या किसी के मन को ठेस पहुंचाने की कोशिश करें, वो अहिंसा का रास्ता नहीं, वो हिंसा का रास्ता है। हिंसा का अर्थ ये नहीं है आज कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई कह रहा है कि मैं उससे आगे हूं, ये जो दौड़ है ये हिंसा का रास्ता है। आप किसी को क्यों नीचा दिखाना चाहते हैं? आपका मकसद साफ होना चाहिए, जिसे हम सत्य कहते हैं। तब आपका सत्य के साथ में अहिंसा का रास्ता तभी बन सकता है। और मैं इसी वजह से कहूंगा कि आज चाहे विकास की होड़ हो या दूसरी वजह हो, हम हिंसा के रास्ते पे जा रहे हैं, बात कितनी अहिंसा की करते हो। जब तक कि ये सोच नहीं बदलेगी, मुझे लगता है कि इन सब चीजों की इतनी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मैं वीरेंद्र शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, एक बात निकल करके आई है कि राजनीतिक दलों की एक मजबूरी हो गई है महात्मा का नाम लेना, कि उन्हें लगता है कि बापू के नाम से अभी रास्ते मिल सकते हैं, लेकिन वो रास्ते केवल सत्ता के लिए चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल हो। जी देखिए, आजादी से लेकर अब तक या आजादी से पहले का भी अगर हम देखेंगे इतिहास, तो गांधी जी ने जो सिद्धांत दिए वो केवल भारत के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए है। और उन सिद्धांतों पे जो भी चला उसने विश्व को एक नई दिशा दी, एक नई ऊर्जा दी। एक कथन जो हमारे यहाँ पे प्रसिद्ध है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति से पहले या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले ही यह हमारे यहाँ प्रचलन में था। तो जो आज दावा कर रहे हैं कि महात्मा गांधी पर केवल उन्हीं का अधिकार है, या उन्हें सोचना चाहिए कि उनके शासन काल के दौरान ही यह क्यों कथन बन गया कि मजबूरी का नाम ही महात्मा गांधी। इसके बाद गांधी जी ने हमें अनेकों सिद्धांत दिए, उनमें से प्रमुख थे सत्य, अहिंसा, समरसता और स्वच्छता। मैं पूछना चाहता हूं गांधी जी के सरनेम को यूज करने वाली पार्टी से, और जो लोग कहते हैं कि वो गांधीवादी हैं, जो अपने आप को गांधी विचारक बताते हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूं, अहिंसा का उन्होंने पालन कब किया कांग्रेस पार्टी ने? इस देश ने आपातकाल की स्थिति भी देखी है, इस देश ने सिख नरसंहार भी देखा है। तो अहिंसा तो आप कांग्रेस से बिल्कुल हटा दीजिए, कांग्रेस ने अहिंसा का कभी पालन किया हो। दूसरा, स्वच्छता अगर इस देश में होती तो आज यह देश पता नहीं कब का स्वर्णिम भारत बन चुका होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी को लाल किले से आह्वान करना पड़ा स्वच्छ भारत अभियान का। तो यही कांग्रेस को समझ जाना चाहिए क्या उन्होंने सिर्फ गांधी जी के नाम का प्रयोग किया, गांधी जी के सिद्धांतों का कभी पालन नहीं किया। तीसरा विषय मैं बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद अभी हमारे साथ गांधी विचारक बैठे हुए हैं, इन्हें भी पता है कि महात्मा गांधी जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा था कि कांग्रेस को जिसके लिए बनाया गया था वह काम पूर्ण हो चुका है, अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए।
तो जो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में इस देश को आजादी प्राप्ति के लिए जिस पार्टी का गठन हुआ था उसे समाप्त 1947 में ही कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि उनके स्वार्थ जुड़े हुए थे। और गांधी जी इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे कि स्वार्थ के लिए हम लोग कार्य करें। लेकिन कांग्रेस ने 60 साल के अपने शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति की। भ्रष्टाचार के सदैव गांधी जी विरोधी रहे, लेकिन कांग्रेस का एक भी शासनकाल ऐसा बता दीजिए जिसमें उनके ऊपर भ्रष्टाचार के छींटे नहीं लगे हो, उनका दामन भ्रष्टाचार से काला नहीं हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी इस वजह से उठ रही है कि ये कहा जा रहा है कि 2014 से पहले कभी भाजपा ने गांधी जी को याद नहीं किया, लेकिन अब गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तब से बीजेपी और जनसंघ के नेता, मतलब कभी जनसंघ के थे, आज बीजेपी के, 80 से पहले जब जनसंघ के नेता थे, आरएसएस पे जब सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया गांधी जी की हत्या के बाद, उसके बाद से लगातार सरदार पटेल और गांधी की आलोचना लंबे समय तक हुई। और गांधी जी की हत्या को हत्या नहीं कहा गया, यह कहा गया कि वो तो मानव वध था, यह भी कहा गया। कई जगह इस बात का उल्लेख है बाकायदा जनसंघ के नेताओं को लेकर के। आज लेकिन मैं इसमें देखिए, लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि दुनिया के मुल्क अगर कभी भी गांधी को अपनाते हैं, यह ऑब्जेक्शन दूसरे लोगों का हो सकता है, मेरा कोई ऑब्जेक्शन इसमें नहीं है कि आज अगर बीजेपी अपना रही है, पूरी तरह से गांधी के रास्ते पे चल रही है, तो यह तो बात ठीक है कि किसी एक व्यक्ति का कोई वो नहीं है कि चलिए साहब गांधी को ही मानेंगे दूसरे नहीं मानेंगे, कभी भी माना जा सकता है, इसमें कहीं को संदेह नहीं है। लेकिन एक आरोप बीजेपी पर लगता है कि पहले 2014 से पहले कभी गांधी को याद नहीं किया गया, ना पटेल को याद किया गया। जी, आरोप वही लोग लगा रहे हैं जिन्होंने खुद ने कभी ना पटेल को याद किया ना गांधी जी को याद किया। मैं समझता हूं गांधी जी को पहले याद करते तो हमारे यहाँ पे जो आज शौचालय बन रहे हैं वो काफी पहले बन चुके होते। हमारे यहाँ पे प्लास्टिक मुक्त भारत का अभियान जो प्रारंभ हुआ वो काफी पहले हो चुका होता। खादी की जो नई पहचान हमने दी है, राष्ट्र निर्माण के लिए जो खादी की नई पहचान हमने दी है, वो खादी की पहचान पहले ही मिल चुकी होती। और इस देश की जो समस्या है ना, गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई है, वह नहीं होती अगर गांधी जी के सिद्धांतों का सही तरीके से पालन होता, या जो सरकारें जो केंद्र में थी या राज्यों में थी अगर वो गांधी जी के सिद्धांतों का सही तरीके से पालन करती, तो मैं समझता हूं आज जो गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस अपनी उत्पत्ति से लेकर अब तक दे रही है वो कभी जरूरत नहीं पड़ती। ना इन्हें अपने चुनाव के दौरान ये नारा देना पड़ता कि हम 6,000 या 7,000 रुपए पर वोटर्स देंगे या पर परिवार देंगे। इन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों का कभी पालन नहीं किया। गांधी जी ने जो राह दिखाई थी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने कहा पंचायतों को हम सुदृढ़ बनाए, विकेंद्र शासन के विकेंद्रीकरण, शासन का विकेंद्रीकरण अगर सही मायनों में किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज पंचायतों को डायरेक्ट बजट उनको मिल रहा है। भ्रष्टाचार जो बीच में होता था वो हमने समाप्त कर दिया। तो सही मायनों में अगर देखें तो गांधी जी के विचारों को आत्मसात करने की बात हो या गांधी जी ने जो हमें सिद्धांत दिए उनको आत्मसात करने की बात हो, उनको लेकर ही आज जो भारत का नवनिर्माण हमने किया है वह सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के सपनों को साकार करने का हमारा जो उद्देश्य है वही है। जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा भारद्वाज साहब। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही, अभी आपने सुना वीरेंद्र शर्मा साहब को, उन्होंने कहा कि आत्मसात केवल बीजेपी कर पा रही है गांधी के विचारों को। सोनिया गांधी ने एक बात कही है कि हम गांधी के सिद्धांतों को अपना रहे हैं और रास्ता लंबा हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी और जिस दिन तक कामयाबी नहीं मिलेगी उस दिन तक हम बैठेंगे नहीं। ये उन्होंने कहा है कि हम गांधी के सिद्धांतों को लेकर के उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। मंजिल कौन सी है आई डोंट नो, बट जो एक मैसेज है वो है कि सत्ता की मंजिल की बात की जा रही है या फिर वर्तमान जो सरकार है उसे सबक सिखाने की बात हो। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को यह कहना है कि हम उन सिद्धांतों को जो अपना रहे हैं, गांधी के सिद्धांत दूसरे लोग किसी भी माध्यम से उन्हें गौण करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सिद्धांतों को वापस लेके आना चाहते हैं। ये कहा जा रहा है, अभी आप इसका एनालिसिस करें कि वास्तव में कहां हम खड़े हुए हैं। जन टीवी के माध्यम से जो आपने हमको यहाँ पर बुलाया है, तो हमें न्यायिक दृष्टि से बात करनी होगी। हम जब गांधी जी की बात करते हैं, गांधी की 150 वर्ष में बात करते हैं, तो हमें कम से कम गांधी जी को विवेचित करने के लिए राजनीतिक पार्टियों से परिप्रेक्ष्य में जाना, उनसे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी, जैसा कि भाई शर्मा साहब ने बताया कि हम लोग गांधी जी के यहाँ पर आज जो डिस्कस कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के फॉलोअर्स कांग्रेस ज्यादा है या बीजेपी ज्यादा है, वस्तुतः देखना पड़ेगा गांधी जी के फॉलोअर्स आज, जैसा कि पत्रकार महोदय ने भी कहा, शर्मा जी ने भी कहा कि गांधी जी के आज के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व
आज हम इस बात की सोच रहे हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो कांग्रेस और बीजेपी नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी, जो लोग अपने आप को साम्यवादी कहते हैं, वो भी आज की तारीख में गांधी को रिव्यू कर रहे हैं। और उन्होंने गांधी को रिव्यू करते हुए कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए न केवल मार्क्स को बल्कि गांधी को भी हमें पढ़ना होगा, समझना होगा, जानना होगा। और जिस तरह से गांधी ने इस देश के अंदर जो प्रयोग किए अहिंसात्मक तरीके से, और जो जनमानस तक वो पहुंचे, जन जन तक वो पहुंचे, और जो भारतवर्ष के लोग आजादी का मतलब नहीं समझते थे, उन तमाम लोगों को, उन क्रांतिकारियों के साथ साथ ये मतलब समझाया कि इस देश को आजादी का मतलब क्या होता है और आजादी के बाद हमें क्या करना है। इसीलिए महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन के अंदर सबसे पहले 11 जो बिंदु बनाए, जिसमें ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, श्रम इत्यादि इत्यादि, और उसके बाद 20 रचनात्मक कामों की जो बात करी, इसके अंदर सबसे पहले कौमी एकता की बात करी, मजदूरों की बात करी, किसानों की बात करी। जैसा कि पत्रकार जी ने कहा कि कोई भी ऐसा प्रकल्प नहीं था, कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर महात्मा गांधी ने प्रयोग नहीं किया हो या लोगों को जोड़ा नहीं। तो आज की तारीख में जब हम राजनीतिक पार्टियों के ऊपर नजर डालते हैं तो केवल कांग्रेस और बीजेपी नहीं, अपितु इस देश की समस्त पार्टियां, यहां तक कि संपूर्ण देश के विभिन्न प्रकार के राजनीति के लोग जो आज राजनीति में प्रयोग कर रहे हैं, उनको महात्मा गांधी को समसामयिक मानना पड़ रहा है। और महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी को हम 3 रूप से जान सकते हैं कि आजादी के बाद महात्मा गांधी को 3 हिस्सों के अंदर लोगों ने अपनाया है। एक वो लोग थे जिन्होंने राजनीतिक विरासत के रूप में महात्मा गांधी को अपनाया, और उन्होंने राजनीतिक विरासत के रूप में महात्मा गांधी को अपना एक आदर्श माना, या उनको अपना एक प्रतिबिंब माना, या उनके माध्यम से अपनी राजनीति के अंदर वो लोग आगे बढ़े। आज वो भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल है, कांग्रेस भी उसमें शामिल है, जिन्होंने इसका राजनीतिक प्रयोग किया। इसके अलावा गांधी का प्रयोग किया उन लोगों ने जो गांधी के मठाधीश बन गए, जिन्होंने गांधी के द्वारा शुरू किए गए प्रकल्पों पर अपने आप को मठाधीश के रूप में बिठा लिया, और करोड़ों अरबों रुपए की संस्थाएं आज गांधी के उन मठाधीशों के पास है। जो संस्थाएं जनहित के लिए बनाई गई थी, जो सारे रचनात्मक काम जनहित के लिए किए जाने थे, उन तमाम मठों के ऊपर आज गांधीयन विचारधारा के नाम पर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग जनता के लिए, आम जनता के लिए, अनटू द लास्ट के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी का जो तीसरा वर्ग है, जो गांधी जी की तीसरी व्याख्या लोग करते हैं, वो एक कुजात गांधीवादी है। कुजात गांधीवादी वो लोग हैं, कुजात गांधीवादी वो लोग हैं जो आज भी रोशनी के बिना, सड़कों के बिना, पानी के बिना इस विकास की रोशनी से वंचित है। वस्तुतः 150 वर्ष की जयंती जब आज मना रहे हैं तो हमारी नजर न केवल राजनीतिक पार्टियों के ऊपर, न केवल उन मठाधीशों पर, बल्कि वहां जानी चाहिए कि जहां पर आज भी गांधी की प्रासंगिकता विद्यमान है। और हमें हमारे टीवी के माध्यम से, हमारे संदेश के माध्यम से समाज का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहिए जो सर्वोदय आंदोलन के अंदर गांधी ने स्पष्ट कहा था। टॉलस्टॉय का उदाहरण देते हुए कहा था कि मैं किसी को संस्कारित नहीं करना चाहता हूं। इसका तात्पर्य यह है कि हम कोई किसी प्रकार से अपने आप के अंदर ये ठेका नहीं लेना चाहते हैं कि हम समाज को सुधार देंगे। उसी प्रकार से उन्होंने रस्किन की बात करी कि अंतिम व्यक्ति तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे हमारा विकास अधूरा है। तो गांधी एक क्रांतिकारी थे, और 150 वर्ष के उपलक्ष्य में हमें उनके क्रांतिकारी विचारों की तरफ दृष्टिपात करना होगा। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं एक बार फिर धर्मवीर जी के पास में जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, ये प्रासंगिकता, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि गांधी प्रासंगिक हैं और थे और रहेंगे भी। राजनीतिक दल आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, बिल्कुल हम जो कर रहे हो हमारा ट्रैक सही है। गांधी से अगर कोई गलत या भूल होती तो उसे स्वीकारते थे, वो भी उनका एक सिद्धांत था। अगर हो सकता है इंसान से गलती होती है, लेकिन आज राजनीतिक दल सामने वाले में 10 कमियां निकालते हैं। पहले खुद अगर आप कह रहे हैं उनको कि आपके यहां भी एक कमी है तो उसे खारिज किया जाता है। नहीं, बिल्कुल सही है। ये बुराई मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों की आवश्यक बुराई हो गई है कि जब तक झूठ पाखंड का मायाजाल नहीं रचेंगे, उनको लगता है कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहां बात चल रही है गांधी की 150वीं जयंती की, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 1917 में रूस में बाल्शेविक क्रांति हुई थी। मार्क्स के विचारों से दुनिया का पहला मुल्क था जहां पर यह कहा गया था कि मजदूरों का शासन होगा। उसकी हवा पूरी दुनिया में फैली। चीन में क्रांति हुई, अनेक छोटे छोटे देशों में क्रांति हुई। उन्हें लगा कि पूरी दुनिया ही साम्यवाद के लाल झंडे के तले आ जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि 1991 में आते आते आते
जो सफर 1917 में शुरू हुआ था वो 1991 में आके टूट गया, बिखर गया। यूएसएसआर जो सबसे बड़ा साम्यवादी देश था, जिसको एक आदर्श के रूप में देखा जा रहा था, उसको विखंडित हो गया, उसके टुकड़े हो गए। ठीक इसी को हम गांधी के दर्शन के रूप में देखते हैं। गांधी 1909 में हिंद स्वराज्य की रचना करते हैं, उसके बाद 1915 तक वो अफ्रीका रहते हैं, 1915 बाद हिंदुस्तान में आते हैं। तो हम देखते हैं गांधी फिर 1920 में गांधी का एक नया दौर शुरू होता है, सक्रिय राजनीति में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बापू की 150वीं जयंती पर सियासत अभी भी गर्मा रही है और हम कहेंगे कि जो श्रद्धांजलि का वक्त होता है, उनके सिद्धांतों को, रास्ते को अपनाने का जो वक्त है, वो हमेशा, मैं गांधी जी को प्रासंगिक नहीं बता रहा हूं, ये हर वक्त हमेशा प्रासंगिक है, लेकिन आप उस रास्ते पे चलिए। भारत अपने आप में गांधी से जुड़ा वो नाम है जिसके लिए कहें कि इसके निर्माण की नींव में ही अहिंसा के गुण कूट कूट करके डाले हुए हैं। लेकिन अगर हम इस होड़ में ये कहें कि मैं पाक साफ और सामने वाला बिल्कुल नीचा है, तो वो भी एक हिंसा है। मैं धर्मवीर जी के पास में था ब्रेक से पहले। हाँ, धर्मवीर जी, हर राजनीतिक दल यह कहता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि महात्मा गांधी प्लेटफॉर्म ओपन रखते थे कि खुल करके बोलिए, अगर खुल करके नहीं बोलेंगे तो सही समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता। और उनको कोई लगता था कि यह काम गलत हुआ है तो उसे स्वीकार भी करते थे। लेकिन आज ये परंपरा मुझे तो लगती नहीं है कि गांधी के सिद्धांतों के इर्द गिर्द कहीं पे है। आज तो ये कहा जाता है कि सामने वाला बुरा है, हम अच्छे हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। वर्तमान राजनीति आजादी के चंद सालों बाद ही इतनी छिछालेदार हो गई जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। मैं बता रहा था ब्रेक से पहले कि 1920 में जब गांधी युग का भारतीय राजनीति में आगाज होता है, शुरुआत होती है, वो धीरे धीरे अपने उफान तक पहुंचता है। आज गांधी को गए हुए 2 अक्टूबर 1948 को, 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे की चली 3 गोलियों से उनकी यह लीला समाप्त हुई थी। लेकिन आज भी वो हमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया के हर ऐतिहासिक मोड़ पर गांधी हमें दिखाई पड़ते हैं। गांधी का दर्शन लुप्त हो जाता है यदि गांधी के विचारों में दृढ़ता नहीं होती, यदि गांधी के विचारों में सादगी नहीं होती। क्योंकि जिस प्रकार हमने साम्यवाद का इस दुनिया से पतन होते देखा है, ठीक उसी प्रकार गांधी दर्शन भी छिन भिन हो जाता। लेकिन सियासतदार गांधी के दर्शन को माने या नहीं माने, लेकिन आवाम आज भी गांधी को यकीनन स्वीकार करता है। और मुझे कहते हुए हर्ष का अनुभव होता है कि न सिर्फ हिंदुस्तान के गांव गांव में गांधी आज भी विराजित है, बल्कि अब तो दुनिया ये मानने लगी है कि इस धरा पर किसी एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया था जो बिल्कुल कमजोर, जीर्ण शीर्ण, हीन शीर्ण अवस्था में था, लेकिन जिसने एक ऐसी आंधी चलाई जिस आंधी की चपेट में जो आया वो तिनके की तरह उड़ गया। तो ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि सियासतदारों ने यदि गांधी को अपनाया होता तो मुल्क की ये दुर्दशा न होती। लेकिन लगता है कि वोटों की इस राजनीति ने जो गांधी के दर्शन था उसको ही तिरोहित कर दिया। एक बात मैं कहूंगा, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में पंचायती राज को मजबूत किया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि जो 3 टायर सिस्टम हुआ है ये 1993 में हुआ था। उस दौर में कांग्रेस की हुकूमत इस देश में हुआ करती थी और यह श्रेय कहीं न कहीं राजीव गांधी को जाता है, जिन्होंने जो पंचायती राज व्यवस्था को जो कानूनी रूप दिया, उसको जो एक ढांचा प्रदान किया कि हर वर्ष चुनाव होंगे, चुनाव निर्धारित प्रक्रिया के तहत होंगे, बिल्कुल कब चुनाव होंगे कि नहीं होंगे कोई पता नहीं लगता था। तो इसका सारा क्रेडिट कहीं ना कहीं राजीव गांधी को जाता है। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि राजस्थान हिंदुस्तान का वो प्रदेश है जहां पर पंचायती राज का पौधा पंडित नेहरू ने राजस्थान की धरती पर लगाया था, जिसका विराट रूप आज हमें दिखाई पड़ता है। और सियासतदारों को अब थोड़ा अपने दर्शन में कहीं न कहीं यह रखना होगा कि गांधी को आधार बनाकर हम सियासत करें, लेकिन उनके जो दर्शन है, जो उनका विचार है, जो उनका फलसफा है, उसको तो अपनाएं। यदि बच्चों को हम गांधी का अनुभव कराएंगे तो मुझे लगता है कि हम में एक नया भारत का उदय होगा। हमारे जो बालक होंगे वो निश्चित रूप से दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, जिसमें फिर हमें किसी से जद्दोजहद की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि
हिंदुस्तान का एक दौर रहा है जो पूरी दुनिया हिंदुस्तान को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निगाहों से देखती थी। निश्चित रूप से गांधी के दर्शन को आगे बढ़ाकर पूरे विश्व को हम प्रभावित कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। वीरेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हालांकि प्रतिस्पर्धा को भी पूर्ण रूप से गांधी ने कभी अपनाया नहीं, लेकिन वो ये कहते थे कि आज हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि उसने इतना काम किया, हम उससे आगे बढ़ के करेंगे। अहिंसा के रास्ते के जरिए अगर हम आंदोलन कर रहे हैं तो उसे आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? एक गांव के लोग 10 कदम बढ़ रहे हैं, आप 15 कदम बढ़िए, लेकिन प्रतिशोध नहीं होना चाहिए था। प्रतिशोध गांधी के जीवन में कहीं लिखा नहीं था, कहीं उनके कैरेक्टर में, कहीं उनके विचारों में, कहीं उनकी शैली में कहीं नहीं दिखता था। लेकिन आज मुझे कहते हुए ये बड़ा दुख भी और अतिशयोक्ति नहीं है इसमें कि आज प्रतिस्पर्धा गौण होकर के प्रतिस्पर्धा राजनीति में हो सकती थी। उन्हें इस बात का संदेह था कि प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिस्पर्धा पार्टी में भी हो सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा मैं कहूंगा कि एक खूबसूरत वजह कही जा सकती है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि प्रतिस्पर्धा कभी प्रतिशोध को रूप धारण कर लेगी। ये बड़ी पीड़ा की बात है। तो गांधी तो हमेशा प्रतिशोध को खारिज करते थे, लेकिन आज हर राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धा नहीं प्रतिशोध को अपनाता जा रहा है, और अपनाता नहीं जा रहा, मुझे लगता है कि वो बहुत चरम पे है, जो दुख की बात है। देखिए, अगर यह ऐसा विषय है जिसे हमें राजनीति से परे जाकर देखना होगा, अगर इस राष्ट्र को आगे ले जाना है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, प्रतिशोध की भावना की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ विषय जो गांधी जी ने इस देश को दिए, जो उनके दर्शन के अनुसार है, या उन्होंने जो हमें विश्वास दिला था कि यह देश किस प्रकार आगे बढ़ सकता, तो एक गांधीवादी राह थी जिसके आधार पर अगर हम आगे बढ़ते तो मैं समझता हूं कि आज भारत एक स्वर्णिम भारत होता। विषय वही है कि हम उन विचारों को सही तरीके से अपना नहीं पाए। उन्होंने जो हमें दिशा दी थी, हम उस दिशा पे आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन अभी भी समय है इस देश के सामने कि जो गांधी जी ने हमें दिशा दी, हम उसी ओर आगे बढ़े, उनके विचारों को भी आत्मसात करें, और विचारों को केवल आत्मसात ही नहीं करें, उनके विचारों को अपने जीवन में भी उतारें। तो मैं समझता हूं कि अगर प्रतिशोध की भावना से कोई कार्य करता है तो वो सही रूप में गांधीवादी नहीं है या इस देश का नागरिक नहीं है। लेकिन आप मानते हैं कि आज हालात ये बन रहे हैं राजनीति में? देखिए, बिल्कुल है। पूरा केवल मेरे मानने से या नहीं मानने से नहीं, सब जानते हैं कि इस प्रकार के हालात, और मैं समझता हूं ये हालात देश के नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। मैं अरविंद साहब आपके पास आना चाहूंगा। हालात प्रतिशोध, क्योंकि राजनीतिक दलों पे केंद्र बिंदु हैं। जब लोकतंत्र है हमारा तो निश्चित रूप से राजनीतिक दल वही सत्ता के सिंहासन पे बैठते हैं और हमारी जो लोकतंत्र के सिस्टम है उसको गवर्न करते हैं। लेकिन यहां बड़ा दुख है कि राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा की जगह प्रतिशोध पनपता जा रहा है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र में होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है और ये स्वीकार्य भी है। लेकिन प्रतिशोध बनेगा, और जिस तरह की स्थिति को, प्रतिशोध का दूसरा नाम ही हिंसा है। मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी से एक दिन ये पूछा गया कि अगर आपके सामने दो में से एक विकल्प को चुनने के लिए कहा जाए कि आप अहिंसा को स्वीकार करेंगे पहले या आजादी को प्राप्त करेंगे, तो उन्होंने निसंदेह रूप से बेबाक तरह कहा कि हमें आजादी से पहले अहिंसा की आवश्यकता है। तो आजादी के लिए महात्मा गांधी ने स्ट्रगल किया। महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी के छोर तक लाकर पूरा अपना काम किया, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय था कि अहिंसा मेरा सबसे पहला उसूल होना चाहिए हमारे देश का, मानवता का। क्योंकि जिसके लिए हम आजादी चाहते हैं, अगर यदि हिंसा वहां होगी, अहिंसा नहीं होगी, तो आजादी अधूरी होगी। आज हम देखिए कि हमारे देश में आजादी के बाद, जैसा कि आपने कहा कि हमारे देश के अंदर प्रतिशोधात्मक जो राजनीतिक जो सीन हमारे सामने आ रहा है, उसका कारण सिर्फ यह है कि हमने आजादी को प्राप्त करने के बाद में ये तय नहीं कर पाए कि आजादी वस्तुतः किसके लिए थी। आजादी थी देश के लिए, आर्थिक आजादी के लिए। आजादी केवल मात्र चुनाव के माध्यम से, संविधान के माध्यम से संसद में पहुंच जाना या किसी संस्थाओं के अंदर पहुंच जाना, केवल मात्र यही हमारा प्रतिबद्धता नहीं थी, बल्कि प्रतिबद्धता थी महात्मा गांधी की आर्थिक आजादी की। और अभी भी मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक आजादी की चूंकि बहुत बड़ी आवश्यकता है, और इसीलिए गांधी आज समसामयिक है। क्योंकि जब तक हम लोग इक्विटी और इक्विलिटी के आधार पर, समता और समानता के आधार पर, जब तक हम अंतिम व्यक्ति तक इस विकास की किरण को नहीं ले जाएंगे, तब तक हमारी आजादी अधूरी है।
और अहिंसा के माध्यम से, क्योंकि आज ही अखबारों के अंदर हमने देखा है कि चाइना के अंदर बैलिस्टिक प्रदर्शन किया है शक्ति का, एटॉमिक शक्ति का, और उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये शक्ति अमेरिका की शक्ति से ज्यादा शक्ति है। लोगों ने मूल्यांकन भी किया है। लेकिन वस्तु तो देखा जाए तो ये सारी एटॉमिक शक्ति, चाहे वो कोरिया के पास हो, चाहे वो अमेरिका के पास हो, चाहे वो चाइना के पास हो, क्या ये सारी शक्तियां, क्या ये एटॉमिक पावर हमारी दुनिया को क्या आर्थिक आजादी दिला सकती है? अगर आर्थिक आजादी दिला सकती है तो बहुत अच्छी बात है। सत्ता के अंदर, जैसा कि आपने कहा, प्रतिशोधात्मक अगर प्रवृत्ति बढ़ेगी तो ये सारे हथियार काम आएंगे और शायद वापस हम वहीं रह जाएंगे कि जहां से हम चलना शुरू नहीं किया था। इस देश की वापस उस सदी में पहुंच जाएंगे कि शायद हमको पत्थर से ज्यादा प्रस्तर युग से हमने शुरुआत करी थी, हम शायद उसी युग में पहुंच जाएं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आजादी की रक्षा करने के लिए हमें गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में हमें हिंसा को या अहिंसा के समझना पड़ेगा। और अहिंसा, जैसा कि आपने बताया, कि हिंसा केवल मात्र शस्त्रों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि बोलचाल के अंदर भी, शिष्टाचार के अंदर भी और भावनात्मक सोच के अंदर भी हमको अहिंसा लानी होगी। और तभी हम गांधी जी की आर्थिक क्रांति के लिए हम तैयार हो पाएंगे। क्योंकि आज देखिए, वेपन्स का जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन जो किया जाता है, इसे एक शब्द में अगर कहें तो हम कहेंगे हिंसा का रैंप वॉक है ये जी। तो मॉडल्स अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए करते हैं। मैं कहूंगा कि हिंसा का एक रैंप वॉक अगर इसे कहें तो कोई इसमें गलत नहीं होगा। और यही स्थिति है कि आप, अच्छा, ये किसी की तरफ पत्थर फेंकने वाला भी जानता है कि वो कभी मेरे तरफ भी फेंक सकता है, तो इससे पत्थर से पत्थर नहीं टकराएगा, सिर भी टकरा सकता है, मेरा मकान भी टकरा सकता है। ये चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, अगर हम भी ये मान करके चलते हैं कि हमारे पास में इतने वेपन्स हैं मुकाबले, तो ये कहीं ना कहीं सोच जो है हमें उस रास्ते पे नहीं लेके जाएगी। हम एक नष्ट की ओर जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जापान इसका एक उदाहरण रहा है, जिसने किस तरह के परिणाम भुगते हैं। और आज जापान कहां खड़ा हुआ है, आज भी वो स्थिति है कि उसका दंश इस पीढ़ी ने, जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिनका कभी जन्म नहीं था, हो सकता है कि जिनके पेरेंट्स भी, जिनकी कोख से वो पैदा हो रहे हैं, शायद उनका भी जन्म नहीं हुआ होगा, उस हालात के, उस दंश को आज भी वो लोग झेल रहे हैं। तो यहां एक सबसे बड़ी जो बात आती है वो यह भी आती है कि गांधी जी के सिद्धांत, गांधी जी के विचार, लेकिन कुछ चीजें जो रहे वो समय के साथ में उनमें बदलाव लाना बहुत जरूरी था। चाहे स्वदेशी हो या फिर रोजगार की चीजें हो, स्वरोजगार की बात हो। आज भी लोग कहते हैं कि साहब अगर गांव से शहर में नहीं जाएंगे तो होगा क्या, फिर रोजगार कहां से आएगा। वो यही सोच थी उनकी, यही था कि ग्राम स्वराज जो उनकी सोच थी, उसका आधार ये था। मैंने एक जगह पढ़ा, उन्होंने बंगाल में ये बात कही थी कि गांवों को जब तक आप संपन्न नहीं बनाएंगे तब तक आप वहां का पलायन नहीं रोक सकते, और अगर पलायन होगा तो शहरों के उस विकास का जो रूप होगा वो सोच से परे होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि विकास का छोर जो है, विकास का लक्ष्य जो है, वो गांव की पगडंडियों से निकलता है। तो ये, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज अगर गांव में संसाधन, सुविधाएं सब हों। धर्मवीर जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, जयपुर में जॉब करते हैं, आज बहुत आराम से मकान भी ले सकते हैं, रह भी सकते हैं, लेकिन यहां से 32 किलोमीटर दूर अपने गांव रात को जाते हैं, चाहे 2 बजे जाना पड़े। सुबह अगर 8 बजे भी आना है तो गांव से ही आते हैं। ये पूछा भी जाता है इनसे कि क्यों जाते हो, किस स्वच्छ, और पूरा परिवार वहीं पर रहते हैं और डेली अप डाउन करते हैं वहां जाकर के, बस इनका गांव है। तो सोच है लोगों की आज भी कि हम उस भाग दौड़ की जिंदगी, थोड़ा तो सुकून मिले, घर पे चैन से बैठ सकें, खुली सांस ले सकें। आज जयपुर हो चाहे दिल्ली हो, मुझे नहीं मालूम है कि दिल्ली जैसी जगह में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बच्चों ने कभी आसमान में तारे भी देखे होंगे। हालात ये है, हम एक विकास की इस दौड़ और धूप में कहते हैं हम बापू को याद करते हैं, बापू के मुल्क के हैं, हम उन रास्तों को अपनाना जरूरी है। लेकिन स्वदेशी का एक जो बात थी, मैं धर्मवीर जी के पास में जाना चाहूंगा, क्या समय के साथ कुछ चीजें बदलनी चाहिए? धर्मवीर जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा इस वजह से कहना है कि हम पहले कहते थे कि साहब खेती जो है उसमें हमें दूसरे बीज को नहीं अपनाना है, खाद नहीं अपनाना है। ये बात तो सही है कि उस विकास का विनाश हो रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है उसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि मुझे ध्यान अच्छे से है कि गेहूं की पैदावार 20 साल पहले किसी खेत में जो अपना स्वदेशी बीज था उससे 3 बोरी होती थी, मतलब 750 किलो। और आज हमारी भूख इतनी बड़ी है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि अगर 30 बोरी नहीं हो तो काम नहीं चल सकता। तो कुछ चीज समय के साथ बदल जानी चाहिए।
नहीं, बिल्कुल सही है आपका कि जो हिंदुस्तान में जो जनसंख्या का विस्फोट हुआ है उससे अनेक प्रकार की समस्याओं ने जन्म लिया है। अब ये हालांकि सरकारों ने उस समय दौर चलाया था कि जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए, नहीं करेंगे तो किस प्रकार के दुष्परिणाम हमारे सामने आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि जो भारतीय समाज में जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी चाहिए, जो एक दर्शन बना हुआ है, उस दर्शन को पूरा करने के लिए भी कहीं ना कहीं इस मुल्क में जनसंख्या में विस्तार हुआ है। और एक वर्ग ये मानता है कि यदि हम कृत्रिम साधनों से जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे तो वह धर्म के मार्ग में एक बड़ी बाधा होगी। आप अधर्म का कार्य कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी इस बात को मानती है कि यदि हम कृत्रिम साधनों से जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे तो हम अधर्म के पथ पर चल रहे हैं। तो ऐसे में समयानुकाल उन जो दर्शन बना हुआ है, मैं दर्शन कहूंगा क्योंकि दर्शन एक ऐसा शब्द होता है जिसको बड़ी संख्या में लोग मानते हैं। आज समय काल परिस्थिति के अनुसार ऐसी बातों को दरकिनार किया जाना चाहिए। और आज हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं और जो वैज्ञानिक बातें हैं, जो तथ्यपरक बातें हैं, उन तथ्यपरक बातों को आधार बनाकर ही जीवन को आगे करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और रही बात देश के विकास की, तो मेरा मानना है कि स्वदेशी के माध्यम से यदि इस देश ने विकास की रफ्तार पकड़ी होती तो इस मुल्क की तस्वीर कुछ अलग होती। क्योंकि जो आज कैंसर हमें जिस विकार रूप में दिखाई पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं हरित क्रांति का दुष्परिणाम है। हालांकि उस दौर की आवश्यकता थी हरित क्रांति करना, कि हरित क्रांति नहीं होगी तो इस मुल्क की बड़ी आबादी भूखा रहेगी, लेकिन हम ये विचार को भूल गए कि लोगों को रोटी खिलाएंगे तो एक दौर ऐसा आएगा कि कैंसर एक बुखार की तरफ फैल जाएगा। तो हमें जो हमारा एक बरसों पुराना जो हमारा एक सिद्धांत था उसको कहीं ना कहीं हमने तकसीम करने का, तोड़ने का काम किया है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो हम बरसों से, क्योंकि हिंदुस्तान कोई नया मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान की जड़ें पूरे विश्व में सबसे अधिक गहरी है। 5000 साल पुराना इतिहास है हमारा, जबकि दुनिया की अनेक सभ्यताएं आई और लुप्त हो गई, बल्कि हिंदुस्तान चलता रहा है और चलता रहेगा। हम रहे न रहे, लेकिन हिंदुस्तान शताब्दियों तक चलेगा। मैं धर्मवीर जी वापस लौटूंगा। मैं कुछ चीजें जो सोनिया गांधी के स्पीच में वापस लौटना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। मैं एक बार वापस अरविंद जी के पास में जाना चाहूंगा। अरविंद जी, दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो बात यह कही है सोनिया गांधी ने कि कुछ लोग लोकतंत्र को मुट्ठी में पैक करना चाहते हैं, और दूसरी बात यह कही है कि वर्तमान सरकार और बीजेपी इस राष्ट्र को बापू का राष्ट्र नहीं, ये प्रतीक के रूप में आरएसएस का प्रतीक बनाना चाहते हैं। आप कितना सहमत है? कहीं कुछ ऐसे संकेत नजर आते हैं आपको? देखिए, सोनिया जी ने जो बात कही है वो उन्होंने अपने परिप्रेक्ष्य में कही है, लेकिन हमें आज ये दौर है कि महात्मा गांधी के बाद में आज के दिन 2 अक्टूबर को शास्त्री जी का जन्म हुआ था, और शास्त्री जी ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए हमें जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। और जय किसान और जय जवान के साथ साथ उन्होंने इस देश की तस्वीर को ऐसा बनाने की कोशिश करी थी जिससे कि हम आत्म स्वाभिमान की तरफ आगे बढ़े। आज महात्मा गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में अगर यदि मान लो कोई लोग ये कहते हैं कि सब वो केवल मात्र कुछ लोग इसको अपना एक आधार बनाकर राजनीति करना चाहते हैं, ठीक है। अगर यदि मान लो कुछ लोग बनाना चाहते हैं तो हमने भी कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हमने भी लगभग वही गलती करी है। और आज इस देश के अंदर यदि मान लो कांग्रेस अपनी गलती को सुधार लेती है तो मैं समझता हूं कि इस देश की जनता वापस जो विरासत उनके पास है जी, उस विरासत को वापस लौटाएगी। क्योंकि अगर हमारे संकल्पों में अगर कहीं कमी रही है तो मैं सोनिया जी के वक्तव्य पर यही बात कहना चाहूंगा कि उन्हें अगर इस बात का एहसास होता है कि हमारी विरासत को दूसरे लोग छीन रहे हैं तो आवश्यकता है इस बात की हम उस विरासत का रिव्यू करें, और रिव्यू करने के बाद उनको पुनः स्थापना करने की कोशिश करें। बिल्कुल, आत्मचिंतन कांग्रेस को भी करना चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में उन सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं? मैं वीरेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, एक बड़ा आरोप लगाया है, सीधा एक तो यह आरोप लगाया है कि जो लोग कभी गांधी का नाम नहीं लिया करते थे अब वे गांधी के रास्ते की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात उन्होंने कही कि आरएसएस का प्रतीक बनाना चाहते हैं इस मुल्क को। और जो साथ में ये भी कहा उन्होंने कि
गांधी का जो नाम था, गांधी का जो पर्याय था, उसे बिल्कुल उल्टा करने की जिद पर अड़ी हुई है वर्तमान सरकार, भाजपा, आरएसएस। ये सीधा एक आरोप है। समय कम है, मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, सोनिया गांधी जी का इस देश की संस्कृति से और इस देश की सभ्यता से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की बात कर रही है। उन्हें यह समझना चाहिए कि गांधी जी ने स्वदेशी का हमें नारा दिया, और स्वदेशी को अगर सही तरीके से किसी ने हर घर तक स्वदेशी की बात पहुंचाने का कार्य किया तो वह संघ ने पहुंचाया। उनका नारा था स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। इसके बाद गांधी जी ने एक नारा और दिया था, हे राम। जो पार्टी राम के नाम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती, वो किस प्रकार से गांधी जी को अब याद करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद गांधी जी ने कहा कि विकास अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत अंत्योदय का है। दीनदयाल जी ने सिद्धांत दिया अंत्योदय, और राजस्थान में अगर अंत्योदय का कार्य किसी ने किया तो भैरव सिंह जी शेखावत ने बहुत अच्छे से किया। तो गांधी जी के सिद्धांतों को अगर सही तरीके से पालन किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और गांधी जी के विचारों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य ही नहीं किया। हमने हर घर तक बिजली पहुंचाई है, हमने हर घर तक पानी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, हम आयुष्मान भारत के माध्यम से हर घर तक चिकित्सा पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं। तो हम केवल विचारों को ही आत्मसात नहीं कर रहे, गांधी जी ने जो सपना देखा था इस देश के लिए वह भी हम साकार कर रहे हैं। जो ये राष्ट्र निर्माण हो रहा है ये गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर ही हो रहा है। गांधी जी जो चाहते थे उसी के अनुरूप हो रहा है जी। और मैं समझता हूं कि सोनिया गांधी जी इसलिए विचलित हो रही हैं कि अगर गांधी जी ने जो सपना देखा वो क्यों साकार हो रहा है। उनकी विचलित होने का सबसे बड़ा कारण यही है। और यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसीलिए विचलित हैं कि गांधी जी के सिद्धांत और उनके विचारों के आधार पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी आज पूरी सरकार बना। मैं आपके पास आना चाहूंगा, श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हमारे साथ में। श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सोनिया गांधी ने कहा है कि वर्तमान में गांधी के सिद्धांतों को उल्टा करने के लिए वर्तमान सरकार और बीजेपी अड़ी हुई है। साथ ही यह भी उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को मुट्ठी में रखना चाहते हैं जो बापू की सिद्धांतों के एकदम खिलाफ है। ताकत का एहसास जनता को कराया जा रहा है, विरोधियों को कराया जा रहा है। देखिए योगेंद्र जी, सही आज जिस प्रकार से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी ने, उन्होंने अपने व्यथा को जिस प्रकार से व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि गांधी के पथ पर चल करके जो सत्ता इन्होंने हासिल की है वो जिस प्रकार से शासन कर रहे हैं उस तरह से गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि जिस प्रकार से शासन करो और सारी बातें। अब ये कह रहे हैं कि आरएसएस ने कहा स्वदेशी है और देश हमारा है, लेकिन आपकी सरकार उसको मानती नहीं है। जब आप 100% एफडीआई की बात रक्षा मंत्रालय में करते हैं, रेलवे मंत्रालय में करते हैं, तो फिर किस सपने की बात करते हैं? आप विदेशियों को बुला रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने कहा था, लेकिन आपने 100% कर दिया। ये सब चीजें अब आप देखिएगा, अडवाणी और अटल की सरकार नहीं है ये, अब ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार है। इनको अब गांधी इसलिए याद आते हैं क्योंकि दोनों गुजरात से आते हैं। इससे पहले मैं मानता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, उनको गांधी जी याद नहीं आते थे। आज राजभवन में मूर्ति का अनावरण राज्यपाल ने कर दिया, ये बहुत बड़ी बात कर दी, क्योंकि देखिएगा वो सिद्धांत उन्हीं को अपना रहे हैं क्योंकि वो उन्हीं के कार्यकर्ता है। तो ऐसी स्थिति में गांधी को स्वार्थों की पूर्ति के लिए अगर सरकार अपनाती है और वो कहती है कि गांधी के अनुसार हम वोटों की में इजाफा कर लेंगे, और क्योंकि दर्द तो कांग्रेस को होगा कि कांग्रेस के पास वो सब था जो छीन ले गया। पहले तो स्वच्छता के नाम पर चश्मा छीना इनका गांधी जी का, फिर उसके बाद सब कुछ छीनने की स्थिति आ गई कि गांधी जी तो हमारे हैं, और आज जाकर के खुद प्रधानमंत्री जी बैठ गए वहां जाकर के कि वो तो उनकी पुराना स्थल है, कहते गुजरात तो मेरा है, इसलिए कांग्रेस का कुछ नहीं है। तो आज मैं मान के चलता हूं पदयात्रा भी की है, सब कुछ की है, लेकिन जो देखिए सोनिया जी ने फिर जो दर्द भरे शब्दों में कहा कि आज इकोनॉमी स्थिति क्या है, किसान की स्थिति क्या है, युवा की स्थिति क्या है, बेरोजगारी किस प्रकार से बनी हुई है, तो क्या गांधी का सपना यही था कि देश में इस तरह की स्थिति होगी? मैं मान के उनको बार बार कह रही थी कि जिसमें मान के चल रहे हैं कि सरकार किस लिए गांधी को याद कर रही है। गांधी को इसलिए याद कर रही है कि वो गांधी जी के माध्यम से उनके अनुयायियों के वोट ले लें, यही बड़ा सिद्धांत उनका। अभी बार बार कह रहे हैं कि बिजली इन्होंने बचाई, तो 70 साल के शासन में तो कुछ हुआ ही नहीं। मतलब आपके ये 5 साल के मोदी जी के शासन में हुआ, अटल जी के शासन में कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि इनके नेताओं को ही ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से बार बार कहता हूं कि आप काम कीजिए, आप जिस तरह का सपना देख रहे हैं उस सपनों को भारत बनाइए। आप अमेरिका में जाकर के राष्ट्रपिता की उपाधि लेने के वक्त में
विरोध कीजिए। आप ये मत कीजिए कि वो जो कह रहे हैं वो तो आपको पटा करके खुद को जीतने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं मोदी जी को ला करके जो 20 लाख वोट वहां पर है वो मिल जाए। तो मोदी जी आप अपने देश के लिए काम कीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए काम मत कीजिएगा। इसलिए आपको निश्चित रूप से उस वक्त भी कहना चाहिए था कि राष्ट्रपिता तो हमारे महात्मा गांधी है, आप राष्ट्रपिता का दर्जा कह सकते हैं मोदी साहब की। काफी लोग इस बात को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिएगा, चूक नहीं, ये तो बाकायदा इस मामले को चर्चा में लाने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप देखिए किस तरह की किस शब्दों का उपयोग कब कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पुराने इतिहास को देखिएगा कि किस प्रकार से वो रोते हैं और क्या होता है। बहुत सारी चीजें इस देश ने देखा है। और आप जाकर के वहां जिस प्रकार से इसरो में जाके बैठ जाते हैं, वो सारी बातें कहते हैं कि मेरा सरकार का जब 100 दिन पूरा हो रहा है तो मेरी उपलब्धि होगी, जब उपलब्धि नहीं होती तो थपथपा के आते हैं कि नहीं हमारे नासा में तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मैं मोदी जी कह रहा हूँ, काम धरातल पे करना सीखिए। आपके विजन है, लेकिन आपके लोग जिस तरह से आप काम करना देना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। नोटबंदी नहीं करना चाहते थे लेकिन हो गई। जीएसटी जिस प्रकार से लगनी चाहिए थी उसके बाद में सारी चीज खोल दी। अब कह रहे हैं कि बैंकों को भी खोल दो और मुद्रा लोन भी दे दो, सब कुछ कह दो, पखवाड़ा बना लो, क्योंकि इकोनॉमी खराब हो गई है। इसलिए हमारे देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए आप कुछ कीजिएगा, नहीं तो ये देश जिस प्रकार की सोने की चिड़िया था वो सोने की चिड़िया उड़ जाएगी तो दिक्कत आएगी। इसलिए सोनिया गांधी जी का दर्द सत्ता जाने का तो था, साथ में गांधी जी को ये लेके चले गए, उसका भी दर्द सामने देखने को मिला। तो चलिए, कुछ दर्द की बातें भी हो रही हैं, ये दर्द भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि वास्तव में गांधी जी को आप उनके चित्र पे आप पुष्प वर्षा करिए ना करें, उनको मुझे नहीं लगता है कि कभी सोचा भी होगा कि मेरी तस्वीर पे या मेरी मूर्ति पे कोई पुष्प चढ़ाने के आएगा। जरूरत नहीं है उनको, लेकिन आपको आवश्यकता इस बात की है कि वो सिद्धांत अपनाने चाहिए। अगर आप उन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो शायद सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और गांधी जी को और शास्त्री जी को बहुत बहुत नमन, और आपका एक बार फिर शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।